हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज का हम लोगों का टॉपिक है स्पीड रेलवे सामान्य अध्ययन से भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है? हिमालय कैसे चट्टानों से बना हुआ है? तो हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। हिमालय का निर्माण कैसे चट्टानों से हुआ है? तो अवसादी चट्टानों से हुआ है। हिमालय की लंबाई कितनी है? तो हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? तो प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। और हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये है नवीन वलित पर्वत। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो ये है नवीन वलित पर्वत। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को 4 समानांतर पर्वत श्रेणी में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वे श्रेणी? पहला है ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत क्षेत्र। ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत क्षेत्र। हिमाद्री या फिर महान हिमालय। हिमाद्री, महान या फिर महान हिमालय। लघु या फिर मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय को ही हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक या बाह्य हिमालय। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, हिमाद्री या फिर महान हिमालय, लघु या फिर मध्य हिमालय तथा शिवालिक और बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो ये है हिमाद्री। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री में स्थित है। भारत में जो स्थित है सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, वो हिमाद्री में स्थित है, जो भारत के राज्य सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। और ये कहाँ पे है? भारत के राज्य सिक्किम में ये हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर। ये कहाँ है? ये भी हिमाद्री में ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा तथा तिब्बत में चोमो लुंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। वहीं तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय कहाँ है? तो यह है महान हिमालय के उत्तर में है। हिमालय को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। ये हो जाता है मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद है हिमाद्री, फिर ये है मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, फिर है ये शिवालिक श्रेणियां। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय कहाँ है? तो महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत जो है की श्रेणियां जो है ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या फिर गाडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू या फिर गाडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये भारत की ऊंची चोटी है, लेकिन जो भारत में स्थित है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। ट्रांस हिमालय या फिर बृहद हिमालय महान हिमालय से हिंज या सूचर जोन द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो यह हिंज लाइन या सूचर जोन द्वारा अलग होती है। ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? तो ये होती है हिंज लाइन या फिर सूचर जोन द्वारा। हिंज लाइन या सूचर जोन द्वारा ये अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। लघु हिमालय महान हिमालय के किधर है? तो ये दक्षिण में है।
उत्तर में है ट्रांस हिमालय, और महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है, और महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय है। पीर पंजाल या फिर बनिहाल दर्रा जो है ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल और बनिहाल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में तथा महाभारत श्रेणियाँ नेपाल, लघु या मध्य हिमालय का भाग है। महाभारत श्रेणियाँ कहाँ है, तो ये है नेपाल में, और एक किसका भाग है, लघु या मध्य हिमालय का। पीर पंजाल या बनिहाल जो कि जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तथा महाभारत श्रेणियाँ जो नेपाल में है, लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग या फिर सोनमर्ग। जो लघु हिमालय के श्रेणी के जो ढाल पे मिलने वाले छोटे छोटे जो घास होते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, तथा इन्हीं छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। जिसे जम्मू कश्मीर में मग्र कहा जाता है, वही उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शिमला किस पे स्थित है, तो धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में जो स्थित है काराकोरम दर्रा, वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। शिव किला, बाड़ालाचा ला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। शिव किला, बाड़ालाचा ला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ पे है, तो ये है कश्मीर में। लिपुलेख, थांगला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में है। लिपुलेख, थांगला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में है। जलेपला, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला, बुमला, दीफू, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बाड़ालाचा ला दर्रा हिमाचल प्रदेश लेह मनाली को जोड़ता है। बाड़ालाचा ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश और लेह मनाली को जोड़ता है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिव किला कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। शिव किला, बाड़ालाचा ला तथा रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। लिपुलेख, थांगला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। जलेपला, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला, बुमला, दीफू तथा यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बाड़ालाचा दर्रा किसको जोड़ती है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित बाड़ालाचा दर्रा जो है लेह मनाली को जोड़ता है। बाड़ालाचा दर्रा जो है जो हिमाचल प्रदेश में है वो लेह से मनाली को जोड़ता है। सेनकोटा पास या फिर दर्रा, सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जाफना से जोड़ता है। सेनकोटा दर्रा कहाँ है, तो यह तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है। सेवराय पहाड़ियाँ चेन्नई तमिलनाडु में है। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो ये चेन्नई में है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित है। लद्दाख पीर पंजाल के बीच में है। लद्दाख पीर पंजाल बीच में है। कुल्लू घाटी कहाँ है, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि किसमें स्थित है, तो ये लघु हिमालय में स्थित है। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है और ये ट्रांस हिमालय सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश भी कहा जाता है। शिवालिक को हिमालय का पाद प्रदेश भी कहा जाता है। का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ था। शिवालिक का निर्माण कब हुआ है, तो सेनोजोइक काल में हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है, तो ये तराई प्रदेश कहलाता है।
शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक जो है लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिसे पूर्व में द्वार कहा जाता है तथा पश्चिम में दून कहा जाता है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं उन्हें पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, और पश्चिम में इसे दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो यह है अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो यह है अरावली। यह एक अपशिष्ट पर्वत है। अरावली किस तरह की पर्वत है? तो यह अपशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो यह है राजस्थान राज्य में। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। अरावली के पूर्व से कौन नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है और ये कच्छ के रण में गुजरात में जाके विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट ओडिशा से तमिलनाडु तक फैली है। पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो ये ओडिशा से तमिलनाडु तक फैली हुई है। ये भारत का अगर नक्शा हम लोग देखते हैं तो ये पूर्वी घाट कहलाता है, जो ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट, जिसका अन्य नाम सह्याद्री भी है, एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है, और पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यह हमारा पश्चिमी घाट है। उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कालसूबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च शिखर है यहाँ पे वो है कालसूबाई, तथा दक्षिणी सह्याद्री की जो सर्वोच्च शिखर है वो है कुद्रेमुख। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो तमिलनाडु में है, का पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थान पर स्थित है। पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है उसका मिलन स्थान कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दुद्दा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है दुद्दा बेटा। ऊटी या उटकमंड नीलगिरी में स्थित है। ऊटी कहाँ स्थित है? तो यह है नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे कहाँ हैं? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। थाल घाट किसको किसको जोड़ता है? नासिक को मुंबई से जोड़ता है। वहीं भोर घाट मुंबई को पूना से जोड़ता है, तथा पाल घाट कोयम्बटूर को कोची से जोड़ता है। थाल घाट नासिक से मुंबई को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई से पूना को जोड़ता है, और पाल घाट कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोकन तट कहलाता है। गुजरात से जो गोवा का तट है उस तटीय क्षेत्र को कोकन तट कहते हैं। मंगलूर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है वो मालाबार तट कहलाता है। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कोकन तट कहते हैं, तथा वहीं मंगलूर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट, भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में स्थित है, पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ पे है? तो पालनी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुदी है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाईमुदी। अनाईमुदी अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुदी कहाँ स्थित है? तो यह अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डेमम यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ अनामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये अनामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है।
भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है जो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यह है दक्कन का पठार। और किस तरह के चट्टान से बना हुआ है ये? तो ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। दक्कन का जो पूर्वी भाग है वो विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार कहाँ पे स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। माहिम तट या दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। माहिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है। छोटा नागपुर पठार क्या कहलाता है? तो ये भारत का रूर कहलाता है जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है। मालवा पठार मध्य प्रदेश अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है मेघालय में है। वही गारो खासी जयंतिया जनजाति भी मेघालय में ही निवास करती है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। नर्मदा और ताप्ती के बीच जो एक सतपुरा का एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो ये है धूपगढ़। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर कहाँ है? तो ये उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख ऊंची चोटी है और इसका उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा किसके किसके बीच स्थित है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पर्वत कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुरा पहाड़ियाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार को दो भाग में बांटती है। विंध्याचल जो है और सतपुरा के पर्वत श्रेणियां जो है प्रायद्वीपीय पठार को दो भाग में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है? तो ये है दामोदर नदी जो कि जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बड़वा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बड़वा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला जो है चीन में स्थित है। कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है और ये कुमायूं हिमालय का भाग है। तिरुपति शेषांचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। तिरुपति कहाँ स्थित है? तो ये शेषांचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में जो पंचमढ़ी पर्यटक स्थल है यह सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? तो यह सतपुरा की रानी कहा जाता है।
नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। सारामती पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? तो ये हुगली नदी का है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ है? तो पूर्वी घाट में है। सारामती पर्वत कहाँ है? तो नागालैंड में स्थित है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। भारत के जो विशाल मैदान का निर्माण जो है किससे हुआ है? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती है। गोखुर झीलें कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। पवनों द्वारा निर्मित जो मैदान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये पेडी प्लेन कहलाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। किसकी उत्पत्ति? गंगा की। गंगोत्री से गंगा की उत्पत्ति होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वहीं से जो उसकी संयुक्त धारा निकलती है उसे ही गंगा कहते हैं। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यह है यमुना। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। सोन नदी कहाँ मिलती है? तो गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? शालिग्राम या नारायणी। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा का है। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन किसका है? तो ये गंगा का है। चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है कि सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगबो है। जिसको मतलब तिब्बत का वह क्षेत्र जिसे चीन के कब्जे में है वहाँ की सबसे लंबी नदी है यरलुंग जंगबो। भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यरलुंग। चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यरलुंग जंगबो। और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो इसे पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और वहीं जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मिल जाती है तो उसे मेघना कहा जाता है, जिसकी सहायक नदी बराक है। गंगा को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मिलकर संयुक्त धारा बनाती है तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदी है बराक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से और वहीं असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो उसे डेल्टा का निर्माण होता है। नदी जो अवसाद ले आती है अपने साथ बहा के और उसका जमाव जब मुहाने पे हो जाता है तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो ये नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण होता है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो ये होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा किस तरह की आकृति होती है? तो ये होती है त्रिभुजाकार।
ये इस तरह की कुछ आकृति होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वो क्या बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है, जिसे हम ज्वार नदमुख भी कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है, तो ये ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। कावेरी, गंगा, महानदी नदियाँ जो हैं डेल्टा बनाती हैं। कावेरी, गंगा और महानदी जो नदियाँ हैं ये डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा और ताप्ती कहाँ बहती है, तो ये पश्चिम की ओर बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। अगर आप जब ये डेल्टा नहीं बनाती है तो ये क्या बनाती है, तो ये एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एस्चुरी बनाती है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है, तो यह है अमरकंटक। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी अधिकांशतः कहाँ बहती है, तो ये मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है नर्मदा। सबसे ज्यादा सीधी कौन सी नदी बहती है, तो ये नर्मदा नदी है। धुआंधार जलप्रपात जो जबलपुर मध्य प्रदेश में, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और किस पर्वत क्षेत्र में है, तो ये सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र के नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत जो कि पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में और बांग्लादेश में विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। और इस डेल्टा का नाम क्या है, तो सुंदरवन डेल्टा, जो मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नदी द्वारा काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। नदी जो काट छाट करती है उसको अपर्दन कहते हैं और जो जमा करती है उसे निक्षेपण कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कौन कहलाती है, तो ये कावेरी नदी कहलाती है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़िया है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन है, तो यह ब्रह्मगिरी पहाड़िया है। और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, जबकि दक्षिण गंगा गोदावरी नदी है। और कावेरी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। शिव समुद्रम प्रपात और कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात कहाँ है, तो ये कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम प्रपात है कावेरी नदी पे। और धुआंधार का किस पे है, तो ये है नर्मदा पे। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। वहीं कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के बीच है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह है गोदावरी, तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह गोदावरी है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा, जिसका उद्गम स्थान नासिक के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है। ये गोदावरी कहाँ से उद्गम हुई होती है, तो ये नासिक के त्र्यंबक गांव से होती है। नासिक कहाँ पे स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। वैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। वैनगंगा पैनगंगा कहाँ है, किसकी सहायक है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी है।
असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है। असम का शोक कौन कहलाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। असम का शोक कौन है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। बिहार का शोक कौन है? तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है और ये बिहार का शोक कहलाती है। बंगाल का शोक कौन सी है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ओडिशा का शोक कौन है? तो यह है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी जो है ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो ये हरिके बैराज से निकलती है और ये सतलज और व्यास नदी से जल पाती है। इंदिरा गांधी नहर या फिर इसे ही राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। यह सतलज और व्यास नदी से जल पाती है और ये हरिके बैराज से निकलती है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। भारत की ऊंची झील कौन सी है? तो भारत की ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू है, जो कि सिक्किम में है। भारत की ऊंची झील जो है चोलामू है और ये कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। गोविंद बल्लभ पंत क्या है? तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है और रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मीड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित जो मीड झील है वो क्या है? तो संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। चिल्का झील कहाँ है? तो ये ओडिशा में है और यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और खारे पानी की भी झील है। पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। पुलिकट कैसा झील है? तो यह एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। हॉगेनकाल हॉगेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। हॉगेनकाल जलप्रपात कहाँ है? तो ये कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल वरही नदी कर्नाटक में है। वरही नदी पर है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर और ये किस नदी पर है? तो वरही नदी पर है और कर्नाटक में है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ यानी कि दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही हम दोमट मिट्टी के ही नाम से जानते हैं। यह और ये सबसे सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और ये किस किस फसल के लिए अच्छी है? तो ये गेहूं और धान की फसल के लिए अच्छी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। और ये किसके लिए अच्छी होती है? तो गेहूं तथा धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है। जलोढ़ मिट्टी में किस किस चीज़ की प्रचुरता होती है? तो पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में किस तरह के अधिकता होती है और किसकी कमी होती है? तो इसमें पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की अधिकता होती है। वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे बांगर कहा जाता है। वहीं नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है।
और ये किसके लिए अच्छी होती है? तो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में किसकी अधिक होती है क्षमता? तो ये नमी अधिक धारण करती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। लाल मिट्टी किस रूप में पाई जाती है? तो ये इसमें कोई भी फसल नहीं होता है और ये बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी जिसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है ये बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें चूने का उपयोग करके इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसमें चूना का इस्तेमाल करके इस पे फसल उगाया जा सकता है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना एवं सिलिका के निस्क्षालन से हुआ है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना एवं सिलिका के निस्क्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उत्तम होती है। लैटेराइट मिट्टी किसके लिए उत्तम होती है? तो यह चाय की खेती के लिए उत्तम होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका होती है। लैटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो आयरन एवं सिलिका के लिए की अधिकता होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? तो यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में मानसून कब आता है? तो यह आता है जून के प्रथम सप्ताह में। और ये कहाँ में सबसे पहले आता है? तो ये केरल में आता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में अधिकांश वर्षा किससे होता है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? जून के प्रथम सप्ताह में केरल में आता है। और ये किससे आता है? तो अधिकांश वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किससे होती है? तो ये लौटती हुई मानसून के कारण होती है। जाड़े के दिन में जो तमिलनाडु के तटों पर बारिश होती है, या फिर तमिलनाडु के तट कहें या फिर कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो किससे कारण होती है? तो लौटती हुई मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून कह सकते हैं। लौटती हुई मानसून के कारण जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तटों पर बारिश होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किसके कारण होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। वहीं तमिलनाडु के तट पे लौटती मानसून के कारण वर्षा होती है, ये उत्तर पूर्व मानसून होती है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में जो आने वाला तूफान होता है पश्चिम बंगाल में से काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में जो तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल कब बोया जाता है? तो ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसल है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि कौन सी फसल है? तो ये रबी फसल है।
जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसल में आते हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई ये सब रबी फसलें हैं। वहीं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि जो है खरीफ फसलें हैं। भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है। भारत के द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है लक्षद्वीप तथा एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला कौन सा है? तो लक्षद्वीप है और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप का समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है तथा लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप प्रवाल यानी कि कोरल से निर्मित है। लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो किससे निर्मित है? तो प्रवाल द्वीप है ये एक तरह से, और ये कोरल से निर्मित है। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है प्रवाल द्वीप है। श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में किस तरह का द्वीप है? ये प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो यह है कावारती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो यह 36 द्वीप है। 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो ये मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप एवं मिनी कॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनी कॉय को कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री, और मिनी कॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंट्रोड है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आंट्रोड है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा जो है द्वीप है बिट्रा। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ज्वालामुखी निर्मित है। लक्षद्वीप कैसा है? तो कोरल निर्मित है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने लोग हैं? कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का है ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। ग्रैंड चैनल किसको करता है? सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो यह पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है? तो यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेलुलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट है। दक्षिण अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित कहाँ है? तो यह दक्षिण अंडमान में है, और यहीं पे सेलुलर जेल भी है और वीर सावरकर एयरपोर्ट है। हैवलॉक द्वीप जिसे स्वराज द्वीप नाम दिया गया है, हैवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप जिसे सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम दिया गया है, नील द्वीप जिसे शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित है। स्वराज द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित है। स्वराज द्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था। वहीं सुभाष चंद्र बोस द्वीप को पहले कौन सा नाम था? तो रॉस द्वीप नाम था। नील द्वीप का पहले अब नया नाम क्या हो गया है? तो ये शहीद द्वीप नामकरण हुआ है। और ये सब कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप या फिर व्हीलर द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है? तो यह है व्हीलर द्वीप। कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो ओडिशा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्टेट या कोको द्वीप कहाँ पे है? तो यह म्यांमार में है। कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्टेट किसको अलग करता है? तो कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सैंडल पीक, और ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है।
नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। नारकोंडम द्वीप कहाँ है? तो ये है उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट थूलियर है। पहली कौन सी थी? तो ये थी सैंडल पीक, और दूसरी कौन है? माउंट थूलियर है, जो ग्रेट निकोबार पर है। ग्रेट निकोबार पे कौन सा है? तो माउंट थूलियर है। और ये इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था सैंडल पीक, ये उत्तरी अंडमान में था। दक्कन पास जो है दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच है। दक्कन पास किसके किसके बीच है? तो ये दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। ओंग कहाँ की जनजाति है? तो ये लघु अंडमान की जनजाति है। सैम्पेन निकोबार द्वीप की जनजाति है। सैम्पेन कहाँ की जनजाति है? तो ये निकोबार द्वीप की जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसे बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व भाग में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ है? तो ये मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पम्बन द्वीप या एडम्स ब्रिज एक भाग है। पम्बन द्वीप किसका भाग है? तो आदम के ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज या राम सेतु रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। आदम ब्रिज कहाँ है? पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आप लोग